अपने ससुराल जाता है। ससुराल वाले जब देखते हैं कि दामाद जी आए हैं तो उनका खूब स्वागत किया जाता है। मिठाइयाँ लाई जाती है और खाने पीने का सामान लाया जाता है। लेकिन दामाद गुस्से में लाल उन मिठाइयों को हटा देता है, खाने पीने के सामान को हटा देता है और कहता है कि अब बताइए कि मेरी पत्नी घर कब तक लौट कर आ रही है, वो कहाँ गई है, जल्द से जल्द पता लगाइए, वरना मैं दूसरी शादी कर लूँगा और पूछने भी नहीं आऊँगा। अब एक पिता रोने लगता है, घुट घुट कर रोता है और दामाद से कहता है कि बस कुछ दिन और रुक जाइए। लेकिन कई दिन हो जाते हैं, बेटी का पता नहीं चलता है और पिता पुलिस के पास जाता है, शिकायत दर्ज कराता है। लगभग 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन बेटी की खबर आती है और जब पिता सोचता है कि शायद उसकी बेटी जिंदा हो, लेकिन जो खबर आती है, जो पिता सुनता है, उसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। दरअसल साथियों, एक कत्ल हो जाता है और कत्ल इतना भयानक होता है कि एक पिता ही नहीं बल्कि आसपास के लोग, गांव के लोग, बिहार के लोग, देश प्रदेश के लोग सुनकर इस चीज़ को सन्न रह जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दादर नगर हवेली में एक जगह लगती है दमन। दमन के पास ही एक जगह है सिलवासा। सिलवासा में एक किराएदार किराए किराए का कमरा लेने के लिए पहुंचता है और कहता है मालिक से, कैसा है, मुझे एक किराए का कमरा चाहिए। तो जो मालिक होता है वो कहता है कमरा तो खाली नहीं है, किराएदार उसमें ऑलरेडी भरे हुए हैं। एक पति पत्नी उसमें रहते हैं और वो अभी 2 महीने से कहीं बाहर गए हुए हैं। जैसे ही आएंगे मैं उनसे कह के कमरा खाली करवा दूंगा और फिर मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। तभी पत्नी कहती है कि क्या बात कर रहे हो, कमरा बिल्कुल खाली है। जो किराएदार गया था कमरा लेने के लिए उससे कहती है कि कमरा बिल्कुल खाली है और अपने पति को कहती है कि कमरा खाली है, उसे खाली कराओ। 2 महीने से उस किराएदार का कुछ अता पता नहीं है, ना तो उस महिला का पता है, ना उस पुरुष का पता है, पति पत्नी का कुछ भी नहीं पता है। तो फिर मैं कमरा किसी और को दे दूंगी। पति कहता है अरे रहने दो, हो सकता है कि वह कहीं गए हो, किसी काम में फंसे हों, आ जाएंगे। पत्नी कहती है उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है, फ़ोन भी नहीं लगता है, कुछ पता ही नहीं है, 2 महीने से किराया भी नहीं मिला है। एक काम करो, तुम चलो और चल के कमरे का ताला तोड़ो और इन्हें कमरा दिखा दो। अब ऊपरी मंजिल पर पति सोचता है कि अब क्या करें, भला वो अपनी पत्नी की बातों को कैसे टाल सकता था, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ। अब वो किराएदार के साथ ऊपरी वाली मंजिल पे पहुंचता है। ऊपरी वाली मंजिल पे पहुंचता है, ताला बंद था। अब वो एक पत्थर लाता है और पत्थर से किसी तरह से ताला तोड़ता है। ताला तोड़ता है, जब कमरा खोलता है तो उसमें से कुछ दुर्गंध आ रही थी, हल्की फुल्की दुर्गंध आ रही थी। पत्नी कहती है कि देखो, तुम कह रहे थे कि जब वो पति पत्नी आ जाएंगे तो कमरा खाली करवा देंगे, देखो कमरे का क्या हाल बना रखा है, कमरे से दुर्गंध आ रही है। फौरन ही कमरा खाली करो, सामान उठाकर फेंक दो और इनको कमरा दे दो। तभी पत्नी अंदर घुसती है तो देखती है उसमें कुछ विशेष कुछ था नहीं। कुछ खाने पीने की चीज़ें, इस बर्तन वगैरह पड़े थे और एक सूटकेस नीचे पड़ा हुआ था। न पति था न पत्नी। जब पत्नी जाकर सूटकेस देखती है तो कहती है कि देखते हैं इसमें क्या है। अब वो जाकर सूटकेस जैसे ही खोलती है तो कहती है इसमें से दुर्गंध आ रही है, और जैसे ही सूटकेस खोलती है वह उसी दुर्गंध से, सूटकेस से जो दुर्गंध आ रही थी उसे सूंघने के बाद वो बेहोश हो जाती है। वो होश में नहीं रहती। किसी तरह से पति जब पास में जाता है, किराएदार जो था वो भी जाता है तो देखता है कि उसमें तो हड्डियां बची हुई हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, इसमें तो लग रहा है कि कोई किसी जानवर या किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी। फौरन जो पति था, मकान मालिक, वो पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है साहब मेरे मकान में एक लाश पड़ी हुई है। अब वहाँ आसपास के लोगों की, देखने वालों की भीड़ लग जाती है। पुलिस पहुँचती है। पुलिस जाकर कमरा चेक करती है। जो सूटकेस था उसे लेकर आती है, बाहर निकालती है और फिर उसे देखती है तो उसमें प्लास्टिक की बोरी में पैक एक लाश थी। एक महिला की लाश थी जो बिल्कुल सड़ चुकी थी, डिकम्पोज हो चुकी थी। और इधर पुलिस अब पूछती है कि आखिर ये लाश किसकी है, कौन है ये। महिला बताती है साहब इसमें एक पति पत्नी रहते थे और वह 2 महीने से गायब है। पुलिस कहती है कि ये बताओ 2 महीने से गायब हैं, आज तक तुमने खोज खबर क्यों नहीं दी। महिला कहती है साहब मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं घर गए होंगे, लौट कर आ जाएंगे, और जब नहीं आए हैं तो एक किराएदार को रूम देने के लिए मैंने खोला तो देखा कि इसमें तो एक बॉडी पड़ी हुई है।
मेरे तो होश ही उड़ गए। पुलिस पूछती है, अच्छा ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका क्या नाम है? तभी जो मकान मालिक रहता है वो जाता है, 2 आधार कार्ड लेकर आता है। आधार कार्ड लाकर देता है और कहता है, साहब ये 2 आधार कार्ड है जो उन्हीं पति पत्नी का है जो यहाँ रहते थे। तभी जब आधार कार्ड पुलिस देखती है तो एक पर जो एड्रेस था, पिता मनीष कुमार उपाध्याय लिखा हुआ था, लड़की का नाम छोटी कुमारी था, और एक ऋषभ कुमार सिंह, दोनों ये एड्रेस था, और दोनों बिहार के एक ही गांव के रहने वाले थे, नवादा शिवर गांव के रहने वाले थे। अब पुलिस उस एड्रेस पर वहाँ से पुलिस से संपर्क साधती है, क्योंकि कोई फ़ोन नंबर था नहीं, आधार कार्ड के जरिए जो नंबर था वो बंद बता रहा था। अब पुलिस मनीष कुमार सिंह को उपाध्याय को फ़ोन करती है, छोटी कुमारी के पिता को, और कहती है कि आपकी बेटी कहाँ है? मनीष कहते हैं कि उनकी बेटी तो बहुत पहले गायब हो चुकी थी, और उन्होंने इसकी शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई है करीब 2 साल पहले, लेकिन अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस कहती है, ठीक है, आपकी बेटी मुझे मिली है, उसके पास ये आधार कार्ड मिला है और वह दमन में है, एक काम करिए कि आप यहाँ आ जाइए। अब वह पिता सोचता आखिर क्या बात है, 1-2 लोगों को लेकर जाता है और दमन पहुँचता है। दमन की सिलवासा में वहाँ पुलिस से संपर्क करता है, पुलिस ले जाता है, मोर्चरी में बॉडी रखी हुई थी, उसे दिखाती है, कहती है, ये पहचानिए, क्या आपकी बेटी है? तो जो सूटकेस वो लेकर घर से गई थी, वो सूटकेस को पहचानता है पिता, कहता है कि हाँ ये वही सूटकेस है, और ये कपड़े भी वही हैं। अब कपड़े और सूटकेस और कुछ ऐसे गहने थे जिससे पहचान होती है कि ये वही लड़की है। अब पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह फ़ोन कर घर वालों को बताता है कि उनकी बेटी मर चुकी है, जिसके इंतज़ार में वर्षों से वह सोच रहा था कि शायद उसकी बेटी एक जिंदा लौट कर आएगी, लेकिन उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। अब घर वाले और 1-2 लोग मिल करके, माँ गांव पे रहती है, वो अपनी बेटी को नहीं देख पाती है, सिर्फ पिता और 1-2 लोग और रहते हैं जो बेटी को देख पाते हैं, डेड बॉडी को देख पाते हैं। शकल सूरत भी ढंग से नहीं दिखाई देती, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। इधर पुलिस उनके साथ जाती है और बॉडी का पोस्टमार्टम करा देती है, वहीं दाह संस्कार हो जाता है, और वह पुलिस से बातचीत करते हैं और घर आते हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती क्या वाकई में जब लड़की गायब हुई थी तो क्या लड़की के पिता ने FIR दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, और लड़की शादीशुदा थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेमी ने मारा हो या फिर पति ने मारा हो? आखिर मामला क्या है? पुलिस जांच पड़ताल करती है, और सबसे पहले जांच पड़ताल करती है कि आखिर ऋषभ कुमार कहाँ चला गया। ऋषभ कुमार की जांच पड़ताल करती है तो कहीं कुछ पता नहीं लग रहा था, उसका कहीं कुछ अता पता नहीं था कि आखिर वो 2 महीने से गायब कहाँ है। असली जो वजह थी कत्ल की, वह ऋषभ कुमार या उसका पति ही बता सकता था, कि ऐसा तो नहीं पति ने ही जाकर मारा हो। साथियों, पुलिस अब पहुंचती है नवादा जाने के बाद जांच पड़ताल करती है और बातचीत करती है, पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति ऋषभ कुमार बनारस में काम कर रहा है। बनारस में लोकेशन पुलिस ऐसे ट्रेस करती है कि वह ऋषभ कुमार नाम बदलकर अलग नाम से वहाँ एक कंपनी में काम कर रहा था, और उसी कंपनी में एक आधार कार्ड पर अपना अलग नंबर बदलवा लेता है, और किसी को पता भी नहीं चलता है। पुलिस अब उस आधार नंबर से जब पता चलता है कि नंबर बदल चुका है तो उससे कॉल ट्रेस करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, कॉल ट्रेस करती है, और सर्विलांस की मदद से वहाँ पहुँचती है और उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है, और फिर जो कहानी बताता है वाकई में वो कहानी हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल साथियों, एक लड़की छोटी कुमारी जो अपने पिता को बेहद प्यार करती थी, पिता भी छोटी को बेहद प्यार करता था, वो चाहता था कि उसकी लड़की पढ़ लिख कर आगे बढ़े। लेकिन एक दिन बेटी जब बड़ी होती है तो पिता सोचता है कि पहले इसकी शादी कर दी जाए, बोझ हल्का किया जाए। तो साल 2023 में एक पिता मनीष कुमार छोटी की शादी एक गांव लगता है, कथाचक के पास एक गांव है, कड़े गांव, उसी गांव में एक लड़के के साथ शादी कर देते हैं। साल 2023 में लगभग साल भर गुजरता है। लड़की अपने पति के साथ ससुराल में बेहद खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान वो अपने मायके आती है और वहाँ पढ़ाई करने लगती है। तभी गांव का ही रहने वाला एक लड़का ऋषभ कुमार, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों का रोज छुप छुप कर मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और एक दिन दोनों कसम खाते हैं कि दोनों अब नए जीवन की शुरुआत करेंगे, शादी करेंगे।
अब यहाँ जो छोटी कुमारी होती है वो अपने पिता को बताती है 6 मई को साल 2024 को कि पिताजी मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे कुछ काम करना है, कॉलेज से कुछ सामान लेने हैं, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी सामान था लेना है। अब वो पिता को बता कर निकलती है। शाम हो जाती है, घर नहीं लौटती है तो पिता काफ़ी परेशान होता है। परेशान होता है तो सोचता है कि हो सकता है कि वो अपने ससुराल चली गई हो। ससुराल फ़ोन करता है तो पता चलता है कि वो वहाँ पर भी नहीं है और वो बेहद परेशान होने लगता है। 2 दिन गुजर जाते हैं, तभी दामाद आता है और खरी खोटी सुना कर चला जाता है। इधर पिता पहुँचता है और पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि उनकी बेटी गायब है। लेकिन पुलिस काफ़ी धीमा कार्य करती है। 2 साल में वो पता ही नहीं लगा पाई कि उसकी बेटी कहाँ है और जो व्यक्ति है वो कहाँ है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव का ही जब पता चलता है कि ऋषभ कुमार भी एक लड़का गांव से गायब है और उसका भी अता पता नहीं है, तो परिवार को शक होता है कि शायद उसी के साथ उनकी बेटी कहीं चली गई। अब सोचते हैं लोग परिवार वाले कि शायद मेरी बेटी जिंदा हो और एक दिन लौट कर आएगी, इस इंतजार में रहते हैं। लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर ऋषभ छोटी को लेकर चला जाता है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। 2 साल गुजर जाते हैं, 24, 25, 26 भी आ जाता है। सब कुछ बेहतर चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी दौरान छोटी कुमारी जिद करने लगती है। वो कहती है कि ऋषभ मुझे घर जाना है, मुझे माँ से मिलना है, परिवार से मिलना है, सबसे मिलना है। ऋषभ बार बार कहता कि नहीं, अब उस गांव में नहीं जाना है, लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अब हम वहाँ दोबारा नहीं जाएंगे, अब तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। छोटी जिद करने लगती है, कहती है नहीं, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे पिता की याद आ रही है, एक बार वहाँ उनसे मुझे मिलना है। अब छोटी के पास पिता का नंबर भी नहीं था, उसका फ़ोन बदल चुका था, सिम बदल चुकी थी, ना पिता का कोई नंबर था, ना कहीं से कोई बातचीत हो रही थी। वो बेहद परेशान हो रही थी अपने माँ बाप को याद करके। इधर माँ बाप सोचते थे कि उनकी बेटी जिंदा होगी तो एक दिन लौट कर आएगी। अब इसी दौरान वो परेशान हो जाती है और फिर धीरे धीरे अब दोनों के बीच झगड़े होने लगते हैं। ऋषभ भी झगड़ा करने लगता है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। अब झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो ऋषभ कुमार होता है वह एक दिन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। गला पकड़ लेता है और इतना जोर से दबाता है कि उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब वह छोड़ता है गला तो देखता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है, वह मर चुकी है। अब उसे ज़मीन पर छोड़ देता है। अब सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। अब वह बाजार से जाता है, प्लास्टिक लेकर आता है। उस प्लास्टिक में उसके कई टुकड़े करता है, तोड़ता है उसे, तोड़ मरोड़ कर, और फिर एक ट्रॉली बैग में पैक करता है। ट्रॉली बैग में पैक करता है, किसी तरह पैक तो हो जाती है, उसे रस्सियों से बांध देता है, बांध कर पैक कर देता है। लेकिन जब ट्रॉली बैग को खींच कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है ताकि लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, तो लाश ठिकाने लगाने की जगह पर जो ट्रॉली थी ऊपर से खींच कर नीचे ले जा रही थी, ट्रॉली का हैंडल टूट जाता है और वह अब डेड बॉडी जो पैक थी वो उससे हिल भी नहीं रही थी। अब इस पर वो सोचता है कि अब तो पकड़ा जाएगा, क्यों ना अब यहाँ से भाग लिया जाए। अब वो यही काम करता है, बाहर से लॉक लगाता है और वहाँ से भाग कर बनारस आ जाता है। बनारस आकर नाम बदल कर रहने लगता है। इधर पुलिस को जब डेड बॉडी मिलती है तो वह जाकर घर वालों को बताती है। बनारस पुलिस की मदद से, एसओजी की, एसटीएफ की मदद से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भी भेज दिया जाता है। और फिर जब घटना लोगों के सामने आती तो लोग हैरान रह जाते हैं कि जिस पिता को घर छोड़कर, जिस पति को छोड़कर छोटी अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी बिताना चाहती थी, उसी प्रेमी ने उसे मौत दे दी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।